गुड इवनिंग। हमारा सेकेंड नॉवेल है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। हीटिंग आपकी चैप्टर नंबर 4.3 है, लेकिन 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल था, जिसमें हमने नॉवेल के बारे में पढ़ा था, नॉवेल की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ नॉवेल और नॉवेल के क्या कंटेंट्स होते हैं। और फिर फर्स्ट वन नॉवेल जो 4.2 से था, टू सर विथ लव, हमने पढ़ा। अभी नेक्स्ट नॉवेल है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो जूल्स जैब्रियल वर्न ने इसे लिखा है। ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, पोएट और प्ले राइट भी थे। वर्न रॉट वाइडली पॉपुलर सीरीज ऑफ एडवेंचर नॉवेल्स इंक्लूडिंग जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ 1864, 20,000 लीग्स अंडर द सी 1870 एंड अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। जो जूल जिब्रेल वर्न थे, इन्होंने कई सारे नावल लिखे हैं, एडवेंचरस नावल इन्होंने लिखे, काफ़ी सनसनीखेज सरगर्मियों से भरे हुए नावल इन्होंने लिखे हैं, जिसमें एक है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, एक नावल का नाम है 20,000 लीग्स अंडर द सी, और एक नावल जिसका कुछ पार्ट हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। Verne is generally considered a major literary author in France and most of Europe. ये एक बहुत बड़े अदबी अदाकार माने गए हैं। वन हैज़ बीन द सेकेंड मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर इन द वर्ल्ड। और दुनिया में ऐसे बहुत सारे मशहूर राइटर रहे हैं, फेमस मशहूर मुसन्निफ़ रहे हैं, फेमस राइटर रहे हैं, जिनकी किताबें दूसरी ज़बानों में तर्जुमा हुआ है, उसका ट्रांसलेशन हुआ है दूसरी ज़बानों में उसका। तो इसमें ये सेकेंड नंबर पे, सारे दुनिया में ये सेकेंड नंबर पे है जिनकी किताबें सबसे ज़्यादा दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई है। तो अभी हम इनका ये नावल देखेंगे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। इसके मेजर कैरेक्टर्स, एक तो फिलियास फॉग, फिर पासपर्टूट, ऑर्डर, डिटेक्टिव फिक्स, ये इसके 4 मेजर कैरेक्टर हैं। फिर से रिपीट करती हूँ। फिलियास फॉग ये नावल का प्रोटोगोनिस्ट है, पासपर्टूट उसका फ्रेंड है, ऑर्डर से उनकी बाद में शादी होती है फिलियास फॉग की, और डिटेक्टिव फिक्स ये एक चौथा मेजर कैरेक्टर है ये नावल का। माइनर कैरेक्टर सर फ्रांसिस क्रोमैर्टी, जॉन बंसबाय, द रिफॉर्म क्लब मेंबर्स, द पारसी गाइड, कॉलोनल स्टैम प्रॉक्टर, मिस्टर कैमरफील्ड, मिस्टर मंडी बॉय, एल्डर विलियम हिटेज, मज, कैप्टन स्पीडी। अभी थीम देखते हैं नावल की। The novel is full of adventure and the excitement which the readers come across and enjoy from the beginning to the end. ये जो नावल है वो पूरा एडवेंचर से और एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। शुरू से आखिरी तक के नावल हम पढ़ना शुरू करते हैं तो आखिरी तक बिल्कुल उसमें खो जाते हैं। काफ़ी सनसनीखेज सरगर्मियाँ, बहुत एक्साइटमेंट, और अब आगे क्या होने वाला है ये तजस्सुस आपका पूरा बना रहता है। Phileas Fogg, the major character in the novel, accepts the challenge to go around the world in 80 days, and in accomplishing this feat, he goes through various lands and meet with diverse adventures. जो फिलियस फॉग है नावल का, जो मेन कैरेक्टर है, जो नावल का प्रोटोगनिस्ट है, वो ये चैलेंज को एक्सेप्ट करता है कि वो सारी दुनिया को 80 डेज़ में घूम लेगा। और ये जो कारनामा है, ये जो बहुत बहादुरी का काम था, बहुत डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल और जान जोखिम वाला ही काम था कि 80 डेज़ में सारी दुनिया का सफ़र किया जाए, जिसके लिए फीट वर्ड इसमें इस्तेमाल किया गया है, FEAT फीट। फीट यानी बहादुरी का काम या कारनामा। तो ये कारनामा अंजाम देते हुए काफ़ी सारे एडवेंचर्स उनके रास्ते में आए, काफ़ी मुख्तलिफ़ मकामात पर वो गए और अलग अलग एडवेंचर से इनका वास्ता पड़ा। वो सारे ये नावल में देखने के लिए मिलते हैं और हमारे एक्साइटमेंट, रीडर्स का एक्साइटमेंट और बढ़ता है। Thus the novel proceeds at a fast pace and there is always some excitement resulting from the various encounters. इस तरह से नावल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, जिसमें कुछ एक्साइटमेंट है और अलग अलग एडवेंचर्स हैं। The beauty of novel is that the writer takes the readers to a journey of many hair-raising incidents and excitings. एडवेंचरस, थ्रिलिंग यट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड। जो नावल की खूबसूरती है वो ये है कि राइटर हमको ऐसे बहुत सारे हेयर रेजिंग इंसिडेंट, एकदम जो हैरत से और कभी खौफ से सर के बाल नहीं खड़े हो जाते इंसान के, मुहावरा है ये हेयर रेजिंग कि एकदम हैरत ज़दा होके, बहुत चौंकन्ना होके जो आपकी कैफियत होती है,
तो ऐसे इसमें बहुत सारे इंसिडेंट है, काफ़ी कुछ एक्साइटमेंट है, एडवेंचर है, थ्रिलिंग है और बहुत सारे दुनिया के खूबसूरत मकामात की भी सैर आप इस नावल को पढ़ के कर लेते हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एडवेंचर नावल इज़ टाइम। हाँ, वैसे तो ये नावल की खूबसूरती उसके एडवेंचर, उसके थ्रिल और एक्साइटमेंट में छुपी हुई है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट फीचर जो इस नावल का है वो है टाइम, वक्त। इट इलस्ट्रेट्स रिपीटेडली द टाइम इज़ फिकल। ये और ये बार बार बताया गया है इसमें कि टाइम फिकल है, टाइम से मतलब टाइम ठहरता नहीं है, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, वक्त पर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी का काबू नहीं है, आपके हाथ में नहीं आता, फिकल है, वो बेचैन होता है, पारे की तरह होता है, मर्क्यूरी की तरह होता है। एंड आइदर वर्क्स फॉर और अगेंस्ट देम, और वो कभी उनके लिए काम करते हैं और उनके ख़िलाफ़ काम करते हैं। इन मैनी केसेस टाइम फॉइल्स देयर प्लान्स, कुछ बहुत सारे केसेस में वक्त आपका वक्त उनके मंसूबे को बर्बाद कर देता है, ख़राब कर देता है, फॉइल्स हरा देता है, ख़राब कर देता है। When the delays build up and ships and trains leave without them, that sometimes land the characters in trouble। जब देर हो जाती है और ट्रेन या शिप से उनको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और वो ज़मीन में परेशानी में कैरेक्टर्स होते हैं। इन द एंड, आखिरी में, फॉग विंस द बेट एज ए गेन अ डे व्हेन क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन। लेकिन आखिरी में फॉग ये शर्त जीत लेता है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब देखो अभी इंडिया में आज जो तारीख़ है, दूसरी कंट्रीज़ में उसके एक दिन पहले या उसके एक दिन बाद में उनकी डेट हो सकती है। अलग कंट्रीज़ में टाइम का डिफरेंस होता है। अभी यहाँ पे 9:30 बज रहे हैं तो किसी कंट्री में 9 बज रहे हैं, किसी कंट्री में 10 बज रहे हैं, किसी कंट्री में अभी यहाँ पे शाम के 9:30 बज रहे हैं तो किसी कंट्री में सुबह के 9:30 बज रहे हैं। तो एक इंटरनेशनल डेडलाइन होती है कि जो सारी दुनिया में माना जाए कि हाँ ये आज सारी दुनिया के लिए 4 जनवरी है, फिर सारी दुनिया के लिए 5 जनवरी है, तो दैट इज़ इंटरनेशनल डेडलाइन। तो वो उसके एक दिन पहले वहाँ पहुँच जाता है और अपनी शर्त जीत लेता है। द अल्टीमेट मैसेज इज़ दैट नो वन कैन कंट्रोल टाइम। लेकिन आखिरी जो मेन जो मैसेज मिलता है इस नावल से ये कि कोई भी वक्त को कंट्रोल नहीं कर सकता है। टाइम विल वर्क द वे इट वांट्स टू वर्क। टाइम बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जैसा कि वो करना चाहता है। एंड ह्यूमंस आर एट इट मर्सी। और इंसान वक्त के रहमो करम पर होता है। हम इसे कहते हैं कि इंसान अपना वक्त खुद लिख सकता है, उसने अपना वक्त खुद लिखना चाहिए, या वो वक्त उसके हाथ में होता है, वो वक्त किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। और वक्त का ऐसा भी बोलते हैं कि वक्त उड़ता है लेकिन आप उसके पायलट आप हो, आप उसको चलाने वाले आप हो, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। बहुत बार हालात हमारे काबू में नहीं आते हैं, किस्मत से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हालात बहुत बार अनएक्सपेक्टेड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वक्त आपके इख्तियार में ही होगा, आप वक्त के रहमो करम पर होते हो। तो देखेंगे आगे ये कैसे होता है, ये क्या है ये। बिफोर इज जर्नी अराउंड द वर्ल्ड, जब उसने अपना ये जो सफ़र था दुनिया के गिर्द घूमने का, ये सफ़र शुरू करने के पहले फॉग लिव्ड ए सॉलिटरी लाइफ। उसने एक तन्हा ज़िंदगी गुजारी थी, अकेले वो रहता था। ही क्लोज्ड हिमसेल्फ ऑफ टू अदर्स एंड केयर लिटिल अबाउट द वे ही वॉज परसीव्ड बाय अदर पीपल्स। वो ख़ुद को लोगों से अलग रखता था और उसको इस बात से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन क्या हुआ, ये तो सफ़र के पहले वो ऐसा था, उसका नेचर या उसका एटीट्यूड ऐसा था। बट बाय द एंड ऑफ द ट्रिप, लेकिन जब ये सफ़र वो ख़त्म करता है, ये सफ़र जब मुकम्मल करता है, दो ही रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शंस, तो फिर वो इंसानी ताल्लुक़ की अहमियत को समझता है, बोथ इन द फॉर्म ऑफ लव विथ ऑर्डर एंड फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी विथ पासपोर्ट। वो एक तो मोहब्बत की शक्ल में और एक तो दोस्ती की शक्ल में, ये दोनों शक्लों में वो इंसानी रिश्तों की और इंसानी ताल्लुक़ की अहमियत को समझता है। ऑर्डर से प्यार की शक्ल में, और पासपोर्ट उसका दोस्त था और उसका वफ़ादार था। तो इस शक्ल में वो जानता है और समझता है कि इंसानी रिश्तों की क्या अहमियत होती है।
Above all, this new understanding and appreciation is the greatest thing he has gained from this trip. तो उसने ये ट्रिप से जो कुछ भी सीखा या जो कुछ भी हासिल किया, लेकिन उसमें सबसे अहम ये था सबसे पहली बात तो उसने इस ट्रिप से ये शर्त जीत के उसने एक बहुत बड़ी रकम हासिल की थी। वो कितनी की अमाउंट था वो हम आगे देखेंगे, आगे हम जानेंगे। लेकिन बहरहाल उसने इस ट्रिप से जो कुछ भी हासिल किया उसमें सबसे अहम चीज़ यही थी कि उसने इंसानी रिश्तों की अहमियत को जाना और दोस्ती और मोहब्बत को जाना और समझा, और ये चीज़ उससे हासिल हुई। वरना उसके पहले तो वो एक तन्हाई की ज़िंदगी गुजारता था, अकेला रहता था, लोगों के साथ में मिक्स नहीं होता था। दो ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू डबल हिज फॉर्च्यून, हालांकि उसको मौका मिला था कि वो अपनी किस्मत को डबल कर लेता। फॉग्स मोटिवेशन टू एम्बार्क ऑन सच ए क्रेजी एडवेंचर हैज़ लिटिल टू डू विद द मनी, लेकिन उसका जो मोटिवेशन था इस रास्ते पे चलने का, ये क्रेजी एडवेंचर को पूरा करने का, इसका पैसे से कुछ खास लेना देना नहीं था। यानी ऐसा नहीं था कि वो शर्त जीतने के लिए, उस शर्त की जो बड़ी रकम थी वो रकम हासिल करने के लिए वो ये सफ़र कर रहा था। Instead, he wants to preserve his honor and prove his worth to the men of the Reform Club. उसके बजाय वो अपनी इज़्ज़त को महफूज रखना चाहता था और ये साबित करना चाहता था रिफॉर्म क्लब के आदमियों को कि वो जो कुछ भी वो सेट करता है वो कर सकता है। फॉग स्पेंड्स नियरली ऑल ऑफ हिज मनी अलॉन्ग द वे, तो फॉग ने अपनी सारी रकम उस सफ़र में ख़र्च कर दी थी। शोइंग दैट रिचेस आर नॉट व्हाट ही इज़ ट्रूली आउट फॉर, और उसने ये साबित कर दिया था कि अमीर वही नहीं होता जिसके पास में बहुत कुछ हो या बहुत वो पैसा जमा करके रखे। फॉर फिलियस फॉग ऑनर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, और इसके लिए फिलियस फॉग के लिए इज़्ज़त पैसे से ज़्यादा अहम है। थ्रू आउट द इंटायर ट्रिप, सारी ही ट्रिप के दौरान फॉग एंड हिज ग्रुप इनकाउंटर वेरियस ऑब्स्टिकल्स स्टैंडिंग इन देयर वे। फॉग और उसका जो ग्रुप था, पहले तो वो अपने सिर्फ एक दोस्त पासपर्टूट के साथ में निकला था, फिर बाद में उसको ऑडा नाम की लेडी भी मिली थी। तो इनका जो ग्रुप था, इन्होंने काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल इनके रास्ते में आए, काफ़ी सारी रुकावटें इनके रास्ते में आई। These challenges allow them to use their quick thinking to come up with innovative solutions to even the most complicated of problems. और ये जो challenges आए उसने इनको फौरी फैसला लेना और इनोवेटिव सोल्यूशन निकालना, नए सोल्यूशन ढूंढ के निकालना सिखाया कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के, जो बहुत पेचीदा मसाइल होते हैं उसके लिए। रिलाइंग द मैसेज दैट नो प्रॉब्लम इज़ अनसॉल्वेबल, और उनको ये मैसेज मिला, उनको इस बात पर उनका यकीन बन गया कि कोई भी मसला ऐसा नहीं है जिसका हल ना हो। हर मसले का सोल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। इट इज़ नॉट ओनली फॉग हु शोज़ इस क्लेवर विट, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि फॉग ने अपनी चालाकी अक्लमंदी दिखाई इन कमिंग अप विथ सोल्यूशंस लेकर आया वो मसाइल के, बल्कि पासपर्टूट जो कि एक बेवकूफ़ आदमी समझा जाता था, टू शोज़ हिज इंजेन्युइटी इन मल्टीपल सिचुएशंस, उसने भी बहुत सारी सिचुएशंस में बहुत हिकमती अमली से, बहुत समझदारी दिखाई। तो ये हमारी थीम इसकी कंप्लीट हुई। प्लॉट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।